हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रो कॉन्सेप्ट एजुकेशन सेंटर। आज हम रिवाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फ्रॉम क्लास 10। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज है वो कौन क्रिएट कर रहा है? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटिंग दीज चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ फ्लो होते हैं और इसको फ्लो कराने वाला कौन है? ये बैटरी होगी। बैटरी क्या करती है ना, दोनों एंड्स पे हाई चार्ज क्रिएट करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एज वी नो, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इट्स। तो हम बोलेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको यहाँ से एक पुश मिलेगा क्योंकि सेम चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो के अपोजिट चार्ज को हम करंट कहते हैं। तो करंट इज डिनोटेड बाय आई। अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, एक बात और है कि जो एक चार्ज होता है ना, एक यूनिट चार्ज जो भी होता है, इट इज डिनोटेड बाय कूलम। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज है, एक चार्ज के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। इसका मतलब जितना भी चार्ज पूरा एक सर्किट में फ्लो करेगा एक सेकंड में, उसको हम करंट कहेंगे। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। सो 1 एम्पेयर 1 कूलम 1 सेकंड लिख सकते हैं हम इसको। 1 कूलम पर सेकंड कह सकते हैं एम्पेयर को। अगला टॉपिक आता है हमारा वोल्टेज। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं हम वोल्टेज को ना, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द डिफरेंस क्रिएटेड एट द एंड्स ऑफ द सर्किट। सर्किट की एंड पे डिफरेंस जो भी क्रिएट हुआ ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। मतलब ये हाईली पॉजिटिव एरिया, ये हाईली नेगेटिव एरिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लस्टर बहुत ज़्यादा है। बैटरी अक्सर ऐसा ही करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, विच मीन्स एक यूनिट चार्ज को यहाँ से पूरा सर्किट में लाने में कितनी एनर्जी लगी, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट होती है वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, इसको कह सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी वोल्टेज बढ़ाया जाता है ना, किसी भी कंडक्टर में जितना भी वोल्टेज बढ़ाया जाएगा उतना ही करंट इंक्रीज होगा। जितना घटाएंगे वोल्टेज उतना ही करंट भी डिक्रीज होगा। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर लाइन है। इसका मतलब ये है कि जितना मैंने वोल्टेज बढ़ाया उतने ही करंट बढ़ा, जितना वोल्टेज बढ़ाया उतना ही करंट बढ़ा। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। ये मेरा दूसरा कंडक्टर हो गया, ये कोई और कंडक्टर कोई और सर्किट होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एज यू इंक्रीज वोल्टेज करंट इंक्रीजेस। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है विच इज R। अब ये R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है ना, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको अपोज करने की एक प्रॉपर्टी हर एक कंडक्टर के अंदर होती है, किसी के अंदर ज़्यादा किसी के अंदर कम। इसी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना 2 वायर है, एक कॉपर वायर और एक आयरन वायर। एज यू नो कि कॉपर वायर का इस्तेमाल घरों में किया जाता है, आयरन वायर का इस्तेमाल घरों में उतना नहीं किया जाता। कारण क्या है? कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस है ना वो लो होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत जल्दी जल्दी हो पाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कम रुक रहा है, वो फ्लो हो ज़्यादा रहा है। आयरन्स में क्या है? आयरन वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। इसीलिए फ्लो ऑफ करंट कॉपर में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें अपोजिशन जो है वो कम है, रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए करंट ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। और ये देखो ऐसे प्रूफ भी हो जाता है कि अगर आप R
की वैल्यू निकालो ना यहाँ से, तो दिस इज V अपॉन आई। तो मुझे दिख रहा है कि I की वैल्यू जैसे ही कम होगी R बढ़ जाएगा, I बढ़ेगा तो R कम होगा। यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर्स लिए हैं, दो वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए कि मैं आपको ये रेशो समझा सकूँ। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो मैं ये 3 ये 4 हम ऐसे रैंडम लगा लेते हैं। मैंने ना एक वोल्टेज की वैल्यू 1 ली, इस कंडक्टर को ना मैं कंडक्टर 1 मान लेता हूँ। तो मैंने 1 कंडक्टर में वोल्टेज की वैल्यू 1 ली, तो मुझे करंट कितना मिला, करंट भी 1 मिला मुझे। तो मैं अगर V अपॉन आई का रेशो निकालूँ ना, V अपॉन आई का रेशो निकालूँ विच इज़ 1 अपॉन 1, और यही मेरा R है, मतलब रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस मेरा 1 ओम आ गया। अच्छा, इसकी यूनिट होती है ओम, अभी हम लिखेंगे। दूसरा मैंने कंडक्टर लिया जिसका ग्राफ B है, इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू 1 ली मैंने, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 3 तक जा रही है। तो मैं बोलूँगा करंट इतना आ रहा है 3। तो मैंने इसका V अपॉन आई का रेशो निकाला जिसका आंसर आया 1:3। तो मेरा रजिस्टेंस कितना आया, 1/3 ओम आ गया। हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसकी जो वैल्यू 0.33 समथिंग होती है, इसकी 1 होती है, इसका रजिस्टेंस कम है इसलिए करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, इसका रजिस्टेंस 1 है इसलिए करंट 1 फ्लो हुआ। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है। यूनिट बोलते हैं इसकी, तो इसकी यूनिट को ओम बोला जाता है, दिस इज डिनोटेड एज दिस, और इसको 1 वोल्टेज और ये 1 एम्पेयर। ये जो ओम है ये एक सिंबल है जो ग्रीस में यूज़ किया जाता है। ये सिंबल एक गेम में भी इस्तेमाल हुआ है, इफ़ यू नो दिस, गॉड ऑफ वॉर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है, देखो जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, वो किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर में एक वायर है, उसकी कोई लेंथ है, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपोज होने का ऑप्शन मिलता है। तो ज़्यादा लेंथ का मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस अपोज हो रहा है। दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा है कि वायर जो होता है ना वो सिलिंड्रिकल होता है। अगर ये वायर मोटा है इसका मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम फ्लो होगा। अगर ये वायर बहुत छोटा है, बहुत पतला वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका मतलब कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेम। मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ और ये चीज़ आती है L/A। रेजिस्टेंस के लिए मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगाया विच इज़ नोन एज रजिस्टिविटी। इसको रो बोलते हैं, इस सिंबल को रो बोला जाता है, और इसको रजिस्टिविटी फिलहाल बोलते हैं कि रजिस्टिविटी है। रो इज नोन एज रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी ही एक एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रही है। सही में रजिस्टिविटी हर एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट मानी जाती है। जैसे मैंने बोला कि मैंने ना सेम लेंथ के दो वायर लिए, सेम लेंथ के दो वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मतलब दोनों ही बराबर पतले या बराबर मोटे हैं। इनमें जो करंट फ्लो होगा ना वो फिर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कॉपर अलग मटेरियल है और ये आयरन अलग मटेरियल है, इसीलिए इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो एक तो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी। एक टेबल है हमारे पास बुक में ना अवेलेबल ऑलरेडी कि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, आयरन की ज़्यादा होती है, कॉपर से और कम सिल्वर की होती है। तो ये रेजिस्टिविटी का एक चेन है। रेजिस्टिविटी ना एलॉयज़ की थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इंसुलेटर्स की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। इंसुलेटर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने ही नहीं देते, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज़ वेरी मच हायर। आगे बढ़ते हैं, हमें एक टॉपिक और है अलग से। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है? तो मैं ना एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको करके देखते हैं ये है क्या। इफ़ यू नो दिस कि वोल्टेज तो अक्रॉस दी एंड्स होती है, तो इसकी वोल्टेज तो टोटल है, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर ये कोई कंडक्टर होता, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बल्ब है, उसका भी रेजिस्टेंस होता है क्योंकि वो भी वायर से बनता है।
तो इसका जो भी वोल्टेज होगा वो अलग ही तो होगा और वो अक्रॉस द एंड नापा जाएगा। ऐसे ही इसका वोल्टेज अलग होगा, V2 मान लेते हैं, इसका वोल्टेज अलग होगा, इसको V3 मान लेते हैं। तो इसके जो वोल्टेज होंगे वो अलग होंगे। तो मुझे ये बात समझ आई कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 V2 V3। करंट जो है ना वो एक वायर में फ्लो करता है। अगर वायर दो हो गए तो करंट भी दो डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। फिलहाल ये एक ही वायर चल रहा है और सब कनेक्टेड है। तो मुझे एक बात समझ आती है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। अभी हमने सीखा ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो मैंने इसको आई आर लिख दिया, आई आर। ये भी मैंने आई आर लिखा, ये भी मैंने आई आर लिखा, ये भी मैंने आई आर लिखा। लेकिन इसमें एक इशू आ गया कि ये तो V1 है, इसका मतलब V1 किसका है, R1 रेजिस्टेंस का, ये R2 रेजिस्टेंस का, ये R3। तीनों रेजिस्टेंस को मुझे अलग अलग नाम देना ही होगा। तो मैंने वैल्यूज़ अलग कर दी। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मैं अगर यहाँ पे I कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आता है R1 R2 R3 IR। मुझे दिख रहा है I तो सेम है पूरे सर्किट में, तो वैल्यू भी सेम है, कट गया। R इक्वल्स टू R1 R2 R3। ये कब हुआ, ये जब हुआ जब ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये सीरीज का केस हो गया। अगर मेरे पास यही कंडक्टर्स पैरेलल में होते तो क्या होता। तो पैरेलल करते हैं एक बार। पैरेलल में मैंने क्या किया कि कंडक्टर्स को या फिर रेजिस्टेंस को या फिर डिवाइस को, सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, तो मैंने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मुझे इसमें दिख रहा है कि करंट फ्लो ना I है इसमें, लेकिन अब 3 वायर हो गए तो 3 करंट फ्लो हो गए। अच्छा, इसमें इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। ये वोल्टेज है ना वो अक्रॉस दी एंड मानी जाती है। इसके एंड और इसके एंड दोनों सेम है, सारे रेजिस्टेंस के एंड सेम है। इसका मतलब सबका जो वोल्टेज मैं नापूंगा ना वो सेम आएगा। तो वोल्टेज तो R1 R2 R3 का सबका सेम है। अलग क्या है, अलग है करंट। जो भी करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वो I1 हो रहा है, R2 में I2 हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि टोटल करंट इज I विच इज I1 प्लस I2 प्लस I3। ये टोटल करंट हो गया। मैं I को लिख सकता हूँ यहाँ से V अपॉन आर, लिख सकते हैं V अपॉन आर, लिख सकते हैं V अपॉन आर, V अपॉन आर, V अपॉन आर। ये I1 था विच इज फॉर R1 रेजिस्टेंस, और ये R2 के लिए, ये R3 के लिए। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि मैं V कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ये बचेगा, और यहाँ बचेगा V अपॉन R जो कि कट ही जाएगा। तो 1 अपॉन R आया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये आया हमारा पैरेलल कनेक्शन का। तो इसको मैं बोलूँगा ये ओनली फॉर पैरेलल है। पैरेलल में जो बात ध्यान रखने वाली होती है ना वो ये होती है कि करंट अलग अलग वायर्स में जा रहा है इसीलिए अलग है। सीरीज में ध्यान ये रखना होता है कि वोल्टेज ना अक्रॉस दी एंड नापी जाती है, इसलिए वोल्टेज अलग अलग होगा सीरीज में। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत रफ एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि मैंने रेजिस्टेंस को ना ऐसे 3 रेजिस्टेंस लिए और सीरीज में लगा दिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस 4 है, ये 2 है, ये 1 है। मैंने ऐसे कोई रैंडमली रेजिस्टेंस ले लिए और ये वोल्टेज 14 वोल्ट है। ये 4 ओम होगा, ये 2 ओम होगा, ये 1 ओम होगा। तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो देखो मेरे पास टोटल आर कितना आना चाहिए। ये सीरीज में लगा है, सीरीज में डायरेक्टली प्लस कर सकते हो आप। तो 4 + 2 + 1 विच इज 7 ओम, और मेरे पास वोल्टेज तो 14 है, तो मैं इसमें करंट फ्लो निकाल सकता हूँ आराम से। तो करंट फ्लो V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू 7, I के वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज I इक्वल्स टू 14/7, 2 एम्पेयर आ गया करंट। अगर यही केस मेरे पास पैरेलल में होता ना, अगर यही केस
मैं पैरेलल में कैलकुलेट कर रहा होता तो क्या होता, तो मैं सीधा R1 को ऐसे लिखता, जिस विच इज 1/4, 1/2, 1/1, सी 1/R1, 1/R2, 1/R3, R1 R2 R3 मेरे पास ये है, मैं इसको ऐसे लूँगा। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 8 आ गया, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और ये 8, तो मेरे पास ये 12 to 14/8 आ गया और ये 1/R आ गया। तो अभी R की वैल्यू मैं इसको रिवर्स करता हूँ, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो ये आ गया 8/14 विच इज़ 4/7 विच इज़ समथिंग 0.5 एंड सो ऑन। तो एक बात और क्लियर होती है हमें यहाँ से कि ना पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम निकलता है और सीरीज में ज़्यादा निकलता है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास आता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है, जो रेजिस्टेंस उसको फ्लो होने से रोकती है। तो अगर मैं कहूँ कि हीटिंग इफेक्ट कॉपर में ज़्यादा होगा या आयरन में, तो किस में ज़्यादा होगा, देखो इसका रेजिस्टेंस हायर है तो ये करंट के फ्लो को ज़्यादा रोक पाएगा, और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये करंट के फ्लो को बहुत कम रोक पाएगा। तो ये ज़्यादा रोक पा रहे हैं तो इसमें एक एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से पुश कर रहा है लेकिन ये उसको आगे नहीं जाने दे रहा, तो ये एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर देगा। अंदर जो भी वाइब्रेशन हो रही होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर देगा हीट को। तो हीटिंग इफेक्ट आयरन में ज़्यादा होगा, कॉपर में कम होगा, इसलिए हाउस होल्ड्स में कॉपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है, हीटिंग इफेक्ट भी कम करेगा। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है आयरन का, इसलिए हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा करता है। हीटिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम पहले एक बार एक बेसिक फॉर्मूला ले लेते हैं कि भाई पावर क्या होता है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, कि अगर आप किसी एनर्जी को कम समय में इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आपका एक पंखा चल रहा है, वो अभी 1 पे चल रहा है, तो वो पावर सेम इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो घूमने में टाइम लगा रहा है, उसका टाइम ज़्यादा जा रहा है। अब आपने उस पंखे को 3 पे कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमने लगा, इसका मतलब वो एनर्जी अभी भी उतनी इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अब वो समय कम ले रहा है घूमने में, समय कम ले रहा है, इसका मतलब वो पावर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पावर हो गया। अगर मैं बोलूँ कि ये पावर से मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पीटी हो जाएगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये आएगा वर्क। अब इस वर्क को ही बोलेंगे हीट, तो ये हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली वर्क डन ही है, और वर्क डन इज एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो पी क्या होता है, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि P इक्वल्स टू वी आई। अब ये वी आई कैसे आएगा, देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई पावर ना, अभी मैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी जगह अभी भी। ये जो एग्जाम्पल है, मैंने देखा कि ना एनर्जी जो भी होती है वो वी क्यू होगी, तो मैंने अभी देखा कि पावर इज डिवाइडेड बाय टाइम, तो मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैंने एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो पावर आता है, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो पावर आना चाहिए। तो ये तो हो गया पावर। क्यू अपॉन टी होता है आई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था क्यू अपॉन टी आई होता है, तो ये हो गया वी आई। अब ये जो वी आई है ये पावर बन गया, ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मैं बोलूँगा कि P की वैल्यू तो वी आई है, और अब मैंने P की वैल्यू वी आई रख दी यहाँ पे और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस इज़ नोन एज हीट। तो हीट कितनी जनरेट होगी किसी भी कंडक्टर में, वो कितनी देर जलेगा ना, कोई बल्ब बहुत देर जल रहा है तो वो ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा, या फिर वो ज़्यादा सप्लाई मांग रहा है, वोल्टेज ज़्यादा पे चल रहा है तो भी वो ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तो भी वो ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है। अच्छा एक बात और, V इक्वल्स टू आई आर मैं पुट कर सकता हूँ ओम्स लॉ के द्वारा, V इक्वल्स टू आई आर पुट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर लग दिया तो यहाँ पे आई आर के अंदर क्या हो जाएगा ना कि आई आर मल्टीप्लाई आई टी, तो ये हो गया आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर टी,
और ये हो गया हमारा हीट। तो हीट जनरेटेड ऐसे आ जाती है। आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपसे एक क्वेश्चन आया कि 220 वोल्टेज पे कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि 40 रेजिस्टेंस है और 1 घंटे तक वो पंखा चला, तो वो कितना हीट जनरेट करेगा। तो आप V इक्वल्स टू आई आर से आई निकाल सकते हो। यहाँ आई पुट किया, आर दिया हुआ है, 20 घंटे चला, 40 घंटे चला, उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो और हीट निकाल सकते हो। एक सेम कॉन्सेप्ट पे ना एक और टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है, देखो जैसे हम इस स्पेस को कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी ही हीट है। ये जो हीट है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सेम में ये जो कोई भी डिवाइस है, जैसे मैंने एक पंखा चलाया या फिर मैंने एक टीवी चलाया, टीवी की जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन हीट कर जाती है बहुत ज़्यादा चलाने पर। आपने उसको 8 घंटा देख लिया तो 8 घंटे वो स्क्रीन ना बहुत हीट हो जाएगी। कारण क्या है उसका हीट होने का, क्योंकि उसका ना यूसेज 8 आवर्स हो गया। वो किसी रजिस्टेंस को लेके चल रही होगी, क्योंकि स्क्रीन में बहुत सारे रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, बहुत कुछ लगा होता है, एलईडीज लगे होते हैं, और वो कोई करंट इस्तेमाल करे तो उसके अंदर हीट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा, तो वो सेम एनर्जी कंजम्पशन करेगी, यही वाला एनर्जी कंजम्पशन करेगी। तो मैं बोलूँगा कि अभी हमने पढ़ा था कि वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये पावर मल्टीप्लाइड टाइम अगर मैं कर दूँ, मतलब वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर, इसको VIT भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट और एनर्जी कंज्यूम ऑलमोस्ट एक होते हैं। ये जो हीट डिसिपिएट होती है, मतलब हीट ट्रांसफ़र होने लगती है कंजम्पशन के साथ साथ, वो सेम रेशियो में होती है जितने में आप एनर्जी कंज्यूम करते हो। अगली क्लास में हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।